अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा अकरम कादरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायो की बुक का फ़र्स्ट चैप्टर, या अगर सेकेंड ईयर के हवाले से देखें तो ये चैप्टर नंबर 13 है। सो दैट इज़ नेम्ड एज द थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, ये जो चैप्टर है ये आपका होम्योस्टेसिस के बारे में है। अब इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। चैप्टर के नाम के अंदर आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक थर्मो रेगुलेशन, दूसरी ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे मैं आपको पहले ब्रीफली बताती चलूँ कि थर्मो रेगुलेशन का लफ्ज़ी मतलब है, थर्मो मीन टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, उसको रेगुलेट करना डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। आजकल मौसम देखें कितना शदीद गर्म है, बाहर का टेम्परेचर आजकल दिन के टाइम 45 से अबव ही जाता है, जबकि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा जो ऑप्टिमम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही मेंटेन किया जाता है, या अगर फ्लक्चुएशन हो भी तो वो नैरो रेंज में होती है, यानी कि अगर चेंजेस आई भी तो वो नैरो रेंज में आती हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये मैंने हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल दी है। तो ये प्रोसेस हमें हमारा जो है थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी टर्म आपको यहाँ पे जो ऑस्मो रेगुलेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर भी बॉडी के इंटरनल वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये जो चैप्टर है अब हम बाकायदगी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा इस चैप्टर का होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस दो अल्फाज से मिलकर बना है। अगर देखें तो होम्यो स्टेसिस, होम्यो का लफ्ज़ी मतलब है, होम्यो मीन सेम, स्टेसिस स्टेट या कंडीशन से निकला है, सेम कंडीशन। सो किस चीज़ की स्टेट सेम कंडीशन या होम्योस्टेसिस, बॉडी के इंटरनल जो तमाम प्रोसेसेस हैं, जो बॉडी के इंटरनल तमाम कंडीशंस हैं, उनको विद इन नैरो रेंज बैलेंस रखना, जिसकी पीछे भी हमने एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन की पढ़ी है कि बाहर भले जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हाई चला जाए या सर्दियों में लो चला जाए, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर को विद इन नैरो रेंज यानी कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेंटेन किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन होम्योस्टेसिस क्या है, दैट इज़ अ वाइटल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स maintain a stable internal environment despite changes in their external environment। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल और मेंटेन रखना, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएँ लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट को नैरो रेंजेस में बैलेंस रखना, मेंटेन रखना। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस। और ये एक वाइटल यानी कि ज़रूरी प्रोसेस है सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। सो होम्योस्टेसिस जो है उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज़्म यानी कि कई तरह के मैकेनिज़म्स या तरीके आ जाते हैं। ये सारे मैकेनिज़म्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट किया जा सके। अब जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं, उसके एग्जांपल्स दो तो हमने चैप्टर के नाम में ही पढ़ ली, रिपीट हो रही है यहाँ पर, एक थर्मो रेगुलेशन, देन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड देन इज़ द एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन भी होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है, इसका एक हिस्सा है होम्योस्टेसिस का।
अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हर वक्त हो रहे होते हैं, और इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना, ख़ारिज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। तो अब क्या है, बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। सो ये था होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। सो आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। बेसिक मैकेनिज़्म, बुनियादी तरीक़ाकार होम्योस्टेसिस का। कहते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट। 3 ज़रूरी इसके एलिमेंट्स हैं, उनकी आपस में कोलैबोरेशन है, हम आहंगी होती है, और कोऑर्डिनेशन से जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स कह लें आप, या 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स कह लें होम्योस्टेसिस के लिए जो ज़रूरी हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसेप्टर्स, नंबर 2 is the control center, number 3 is the effectors। सबसे पहले रिसेप्टर्स, नाम से पता चल रहा है कि रिसेप्टर्स, या हम इनको सेंसर्स का नाम भी दे सकते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे ऑर्गन्स आ सकते हैं, हमारे टिश्यूज़, इवन हमारे सेल्स, या हमारे सेल्स के अंदर सब सेलुलर कंपोनेंट यानी कि सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रिसेप्टर या सेंसर के अंदर शुमार हो सकती है। ये क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो सेंसर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, शनाख्त करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली जो भी चेंजेस, जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, उनको रिसेप्टर्स ने शनाख्त करना है। ना सिर्फ ये उनको डिटेक्ट करते हैं, शनाख्त करते हैं, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन, जो भी चेंजेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स की सूरत में आगे कंट्रोल सेंटर तक लेकर जाते हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पर रिसेप्टर सेल्स जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, अब वो कौन से चेंजेस को महसूस कर सकते हैं? दे कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, वार्मर टेम्परेचर है, उसको स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो महसूस कर सकते हैं। या टेम्परेचर नॉर्मल से कम है, सर्दी है अगर, तो किसी भी कोल्ड सरफेस को आपने टच किया है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। देन डिटेक्ट करने के बाद जो भी उनको चेंज इन टेम्परेचर की उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ली है, उस इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करेंगे, नर्व इम्पल्स की सूरत में ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि कंट्रोल सेंटर तक लेकर जाएंगे। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर्स की इन्होंने दी हुई है। इसी तरीके से रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, एंड आल्सो दे आर प्रेजेंट द डीप इनसाइड द बॉडी, जिसके एग्जांपल अभी हम ब्लड वेजल्स की पढ़ रहे हैं। ब्लड वेजल्स के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर अगर चेंजेस आती हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने ली है उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे, कहाँ तक? कंट्रोल सेंटर तक। अब कंट्रोल सेंटर का क्या काम है? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिसेप्टर्स से रिसीव करेंगे और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने से क्या मुराद है इसके, उसके ऊपर काम करेंगे, और जो इनको मालूमात आई हैं, इंफॉर्मेशन आई है, उसके बदले में ये अप्रोप्रिएट मैसेज इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि अपना जो भी पैगाम है, जो भी ऑर्डर है, ये अगले कंपोनेंट यानी कि इफ़ेक्टर्स तक पहुंचाएंगे। अब ये जो मैसेजेस या जो भी इंफॉर्मेशन अब आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये मैसेजेस इंश्योर करते हैं कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का,
वो नैरो रेंजेस या सेट पॉइंट के ऊपर ही रहे, उसके ऊपर मेंटेन रहे, बॉडी के इंटरनल कंडीशन को बैलेंस किया जाए। अब ये जो सेट पॉइंट्स हैं ये ऑप्टिमम है किसी भी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या बॉडी की मैक्सिमम प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। फिर अब हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स शामिल होते हैं। अब ये कंट्रोल सेंटर्स के तौर पे काम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। यानी कि कंट्रोल सेंटर के हमारे पास क्या एग्जांपल हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। एक हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हिस्सा है, ये हमारा हार्मोन कंट्रोल और सक्रिएट करने वाला हिस्सा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। इसके बारे में अगले चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये कंट्रोल सेंटर्स के हिस्से जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन थर्ड कंपोनेंट ऑफ द होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो तीसरा एलिमेंट है आपके पास वो इफ़ेक्टर्स का है। अब जो इफ़ेक्टर्स हैं ये पार्ट हैं, बॉडी के हिस्से हैं। कौन से हिस्से हैं? जो कि रिस्पॉन्स देते हैं। कब रिस्पॉन्स देते हैं? जब मैसेज कंट्रोल सेंटर से आता है कहाँ तक? इन इफ़ेक्टर्स तक ऑर्डर आता है आमतौर पर। और ये जो इफ़ेक्टर्स हैं इनके एग्जांपल हमारे पास मसल सेल्स की हो सकती है या ग्लैंड्स की भी हो सकती है। ये इफ़ेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। अब जो मसल्स हैं ये अपना रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? पिछले क्लास में आपने स्टडी किया, जो मसल सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा कोई भी बॉडी ऑर्गन या हमारे पूरी बॉडी जो है वो मूव कर सकती है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करके अपना रिस्पॉन्स देंगे, जबकि जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं अपनी कोई भी जो स्पेसिफिक सेक्रेशन होती है, हार्मोनल सेक्रेशन, उसको सिक्रिएट करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सेज होते हैं फैक्टर्स के वो रीस्टोर करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने सेट पॉइंट के ऊपर। यानी कि बॉडी का जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, गिर जाता है बिलो द सेट पॉइंट, तो स्किन के अंदर जो इफ़ेक्टर्स होते हैं और मसल्स के अंदर ये क्या होता है मैकेनिज़्म, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते चले जाएंगे तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से, शिवरिंग कपकपाना, कपकपी का तारी हो जाना, मसल्स की मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन से जो हीट पैदा होती है इसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। और उर्दू में जिसको हम कपकपी का तारी होना भी कह देते हैं। और इसके अलावा अगर फिज़ोलॉजिकली देखें तो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो सुपरफिशियल स्किन के अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं, वैज़ो मीन वेजल्स, ब्लड वेजल्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन मीन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, डायमीटर कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वार्मर ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। तो हीट की बाहर डिसिपेशन या हीट का अखराज बाहर नहीं होता। तो ये हीट को कंज़र्व करने का एक मेकानिज़म है और इस रिस्पॉन्स के बदले में हीट प्रोडक्शन का काम होगा और बॉडी का टेम्परेचर जो पहले गिर गया था वो दोबारा से रीस्टोर होके नॉर्मल या सेट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा। राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो एक डायग्राम नज़र आ रही है। सो दैट डायग्राम इज़ अबाउट द एलिमेंट्स, सिंपल डायग्राम दैट इज़ अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। इसमें आपको एक पायरामिड के ऊपर, ट्रायंगुलर पायरामिड है जिसके ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। इंटरनल कंडीशन जब होम्योस्टेसिस के ऊपर होगी तो ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, बैलेंस को शो कर रही हैं। अगर इम्बैलेंस हो गया तो ये लाइन तो आपको ऊपर या नीचे नज़र आ रही है, दैट्स मीन इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस मीन चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन। चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए ऊपर आप ब्लू बार के अंदर आपको रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। रिसेप्टर इस चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को आगे पिंक कलर में आपको कंट्रोल सेंटर नज़र आ रहा है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे। कंट्रोल सेंटर आगे पैगाम भेजेगा इफ़ेक्टर्स तक
फैक्टर्स आगे ग्लैंड्स या मसल्स की सूरत में हो सकते हैं जो कि आगे अमल दरामद करेंगे या ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे, मैसेज के ऊपर काम करेंगे, उस मैसेज के ऊपर जो कि कंट्रोल सेंटर से आया है। और अगर मसल्स होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन से अपना रिस्पॉन्स देंगे, और अगर वो ग्लैंड सेल्स होंगे तो वो सिक्रीशन से अपना रिस्पॉन्स देंगे। अब इन तमाम एक्शंस की वजह से दोबारा से जो भी इम्बैलेंस हुआ था वो दोबारा से सेट पॉइंट के ऊपर कंडीशन या होम्योस्टेसिस की कंडीशन को दोबारा से रीस्टोर कर लिया जाता है। तो इन तीनों कंपोनेंट के आपस में इकट्ठे कोलैबोरेशन से मिलजुल कर काम करने से बॉडी की इंटरनल जो कंडीशन है वो मेंटेन रहती है। पहला जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने स्टडी किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जिनकी सिर्फ हमने डेफिनेशन या इनके लफ्ज़ी इनके मतलब क्या हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं इन टर्म्स के, उसको स्टडी किया। दैन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने जो है वो लिया होम्योस्टेसिस का, होम्योस्टेसिस के बेसिक तीनों कंपोनेंट्स या उसके एलिमेंट्स क्या हैं और ये तीनों आपस में कोलैबोरेशन से काम किस तरह से करते हैं और होम्योस्टेसिस को बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ तक आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से अपनी बुक, क्योंकि अब अवेलेबल हो गई हैं, आपको बुक्स अपनी परचेज़ कीजिए, इनको स्टडी कीजिए, और अगर आपको इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप वो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस करें, सेंड करें, दैन आई विल रिप्लाई यू। अगले लेक्चर के साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।